नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि पर शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन। दुनिया भर के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। पीएम मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने के संकल्प की सराहना। एनडीए सरकार के 12 साल पूरा होने पर आज नई दिल्ली में अहम बैठक। एनडीए शासित सभी राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता होंगे शामिल। और हॉर्मुज में ईरान की ओर से अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई। ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को बनाया निशाना। देश आज एक महत्वपूर्ण, अभूतपूर्व राजनीतिक कीर्तिमान का गवाह बन रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यह पंडित नेहरू के पुराने दौर से निकलकर आज के आधुनिक, आत्मनिर्भर और विश्वमित्र बनने की भारत की महागाथा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दस जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख नए अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई है। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक मां भारती की सेवा कर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार सेवा काल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने का उनका ये सफर तब शुरू हुआ जब साल 2014 के आम चुनाव में एक अभूतपूर्व और शानदार जीत के साथ 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। समय बदला, चुनौतियां आईं, लेकिन पीएम मोदी के प्रति जनता का ये अटूट विश्वास साल दर साल गहरा होता गया, जिसने पहले 2019 और फिर 2024 के आम चुनाव में लगातार जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। इन 4,399 दिनों में उन्होंने राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ जन कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने का उनका अथक प्रयास अनवरत जारी है। वैसे उनका ये प्रयास तब से जारी है जब 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। फिर उन्होंने सुशासन और विकास की जो नई परिभाषा लिखी, उसे गुजरात मॉडल के तौर पर जाना गया, जिसने न केवल उद्योगों को आकर्षित किया बल्कि बुनियादी ढांचे और कृषि में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया, चाहे वो स्वागत कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन जन सुनवाई हो या प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता। तकनीक को जन जन तक पहुंचाने की इसी दूरदर्शी सोच ने आगे चलकर डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखी और गुजरात विकास का यही सफल मॉडल उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता का आधार बना। 2014 में 3 दशक बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। खास बात यह भी है कि देश में पहली बार एक स्थिर और निर्णायक सरकार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति ने किया है जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है और उनकी राजनीतिक जड़ें भी कांग्रेस से दूर दूर तक जुड़ी हुई नहीं हैं। ये केवल समय की गणना नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के दो ऐतिहासिक छोरों की गाथा है, क्योंकि पंडित नेहरू ने आजादी के तुरंत बाद ऐसे दौर में शासन किया जब देश की जनसंख्या कम थी
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित थी। एक पार्टी का प्रभुत्व था और राजनीतिक संरचना केंद्रीकृत थी, जबकि पीएम मोदी ने 146 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले, 2,500 से ज्यादा राजनीतिक दलों वाले, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, राजनीतिक रूप से खंडित और आर्थिक रूप से जटिल दौर में लगातार 3 बार जनादेश हासिल किया है। नेहरू युग के दौरान अत्यधिक राज्य नियंत्रित आर्थिक मॉडल और सीमित निजी उद्यमों के चलते भारत की औसत जीडीपी वृद्धि लगभग 3.5 से 4% रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमियों, स्टार्टअप्स और वेल्थ क्रिएटर्स को राष्ट्रीय विकास का मजबूत भागीदार माना। और यही कारण है कि सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी और भू राजनीतिक संकटों के बावजूद भारत ने न सिर्फ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, बल्कि 6.5 से 7% की विकास दर भी हासिल की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक को चलाने के साथ साथ खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान अत्यधिक रक्षात्मक नीति के चलते देश को 3 प्रमुख सैन्य मोर्चों पर लहू बहाना पड़ा, जबकि आक्रामक रक्षा सिद्धांत के बल पर पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत किसी भी पूर्ण पारंपरिक युद्ध में नहीं उलझा, क्योंकि अब भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और पिछले साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसकी मिसाल है। मतलब साफ है, ये केवल 2 युगों के दिनों की गणना नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई मानसिकता की महागाथा है। ये बदलाव भारत के आधुनिक, आत्मनिर्भर और वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभरने का ऐतिहासिक प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज के इस अवसर पर देश भर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। उज्जैन, जिसे अवंतिका के नाम से जानते हैं, 7 मोक्षदायिनी नगरियों में इसका स्थान। श्रीमन नारायण के चरणों में उज्जैन का स्थान माना जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा कालों के भी काल महाकाल के महाभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर यह विशेष महाभिषेक कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई दिल्ली के बिरला मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित ये मंदिर और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाणक्यपुरी के विनय मार्ग स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष जलाभिषेक और पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली यानी प्राचीन इंद्रप्रस्थ, जहां पर पांडवों ने कई हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर और निगम बोध घाट के पास का हनुमान मंदिर, और ये खासतौर पर मंदिर काफ़ी प्राचीन माना जाता है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई दिल्ली के हौज खास में जगन्नाथ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा के साथ चक्र सुदर्शन यहाँ पर विराजमान, और प्रधानमंत्री के दीर्घायु शुभकामनाओं के साथ ये तस्वीरें धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि खुद उड़ीसा से आते हैं, भगवान जगन्नाथ की धरती से। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मंदिर में पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोती डोंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान में इस मंदिर का बहुत ही बड़ा महत्व है और बड़े गणेश की मूर्ति के रूप में भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता गणेश सभी को दर्शन देते हैं और इसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है आध्यात्मिक चेतना के लिहाज से। और हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। सिंपुल नायक भुवनेश्वर से, सुमन बुराना अहमदाबाद से जुड़े। सबसे पहले सिंपुल नायक आपके पास आते हैं। भुवनेश्वर, कहते हैं माँ भगवान लिंगराज की धरती जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं, पास ही में पुरी, यहाँ भी हौज खास में आज पूजा अर्चना की गई। यहाँ के जगन्नाथ मंदिर में किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत दोनों की कहानी को पूरी दुनिया तक ले जाने का? भुवनेश्वर से क्या कुछ आवाज़ें आप तक पहुँच रही हैं? निश्चित रूप से आप जैसे बोले कि ये नई भारत है और ये बदलाता हुआ भारत है, जहाँ पे हर नामुमकिन अब मुमकिन हो रहा है। ये एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये एक भरोसे की बात है, ये एक विकास की बात है, ये आत्मनिर्भर की बात है। वो आप देखेंगे तो उड़ीसा में काफ़ी पूजा अर्चना की गई है। आज एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, इसीलिए आप देखेंगे महाप्रभु लिंगराज के पास जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता ने जाकर पूजा अर्चना की है। महाप्रभु जगन्नाथ के पास भी पूजा अर्चना की गई है। तो ये विकास की धारा अभी जारी है। विशेष करके आप देखेंगे तो जो नक्सल मुक्त भारत अभियान चल रहा था, उड़ीसा में पूरा नक्सल मुक्त हो गया है। उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो रेल कनेक्टिविटी में आप देखेंगे तो लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट को अभी रेल कनेक्टिविटी होने जा रहा है। निकट में अश्विनी वैष्णव जी आए थे, केंद्र रेल मंत्री आए थे और प्रतिक्रिया देते हुए कहते थे कि 30 डिस्ट्रिक्ट पर काम हो रहा है और 30 डिस्ट्रिक्ट को ही रेल कनेक्टिविटी होगा। उसके बाद आप देखेंगे ये बड़ा जो आयुष्मान योजना है, पिछले कई वर्षों से लागू नहीं हो पा रहा था, तो अभी आयुष्मान योजना की तरह आप देखेंगे 3.4 करोड़ से भी ज्यादा गरीब लोग को इलाज हो सकता है, पूरा मुफ्त में इलाज हो सकता है और अभी भी हो रहा है तमाम मेडिकलों में। और आप देखेंगे कि अलग स्टेट में भी जो उड़ीसा के लोग काम करते हैं उनके भी बेनिफिट मिल रहा है। एवं आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास की योजना की तरह तहत भी आप देखेंगे तो ग्रामांचल में भी गरीब लोगों को पक्का मकान मिल रहा है। और बहुत सारी जो सबसे बड़ी बात ये है उड़ीसा की पहुंच रही कि सुभद्रा योजना की तरह आप देखेंगे तो जो तमाम ऐसे जी सिंपल, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप देखेंगे तो ये जो सबसे बड़ी बात है सुभद्रा योजना है, उसके सिंपल मुझे पता है कि थोड़ी सी लैग के साथ आप तक आवाज पहुंच रही है और स्वावलंबी बन रहे, आत्मनिर्भर बन रहे। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि पास में ही साक्षी गोपाल का भी मंदिर है, वो कौन सी योजनाएं हैं जो उड़ीसा के विकास की साक्षी बनने जा रही हैं, गवाही दे रही हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह से आप कह रहे हैं 2036 तक ही विकसित उड़ीसा का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया जाएगा, वो कौन सी बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है? निश्चित रूप से आप देखेंगे तो उड़ीसा विकसित होने में अब दूरी नहीं है, क्योंकि योजनाएं अभी इंप्लीमेंट हो रही है। आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, आप देखेंगे तो जो पोर्ट लाइन है उसका डेवलपमेंट, रिंग रोड, उसके साथ भी आप देखेंगे तो कोस्टल हाईवे, उसकी तरह ये जो सब योजना बन रही है अभी इसी तरह विकसित उड़ीसा बनने में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे महिलाएं स्वावलंबी हो गई है, महिलाएं लखपति से महालखपति दीदी बन गए, यहाँ पे करोड़पति दीदी बनने जा। हम सब के लिए उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे।
तो आप देख रहे थे तस्वीरों में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नई दिल्ली से, और उनके साथ उन जो सांसद हैं मासुरी स्वराज जो भी नजर आ रही थी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ रहने की और उनके मंगलमय जीवन की शुभकामना की। और बहुत ही पावन अवसर है जिस उपलक्ष्य में बहुत सारे हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सुमन बोरा मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे सिंपुल के साथ, जो बता रहे थे कि भले ही 2047 थोड़ा सा दूर हो, लेकिन 2036 में विकसित उड़ीसा की बात तो ज़रूर वो कह रहे हैं। और हमें पता चल जाएगा कि भाई एक राज्य जब विकसित होता है तो कैसा होता है, और उसकी एक वानगी हमें भुवनेश्वर से देखने को मिलेगी। मैं जाना चाहता हूँ सुमन बोरा के पास अहमदाबाद। सुमन, गुजरात मॉडल हमने देखा, गुजरात मॉडल की बात लगातार होती रही है, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत ने भी पूरी दुनिया को एक मॉडल दिया, चाहे वो यूपीआई की बात करें, अलग तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया, समावेशी विकास की बात करें, शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला हो। हर योजना सैचुरेशन तक पहुंचे, वही शायद गुजरात मॉडल का भी मूल था, और वही सुशासन, केंद्र में भी जो शासन हमने देखा। और सबसे बड़ी बात यह, इस 12.5 वर्षों का शासन मुख्यमंत्री का और 12 वर्षों का अब केंद्र में, किस तरह से देख रहे हैं आप? नगर से विश्व मंच तक का सफर हो या गुजरात से ग्लोबल का सफर हो, ये जो प्रधानमंत्री का सफर रहा है, ये काफी हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा है। हमने इस सफर में देखा है कि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय में भी किस तरीके से गुजरात की एक विकास की जो गाथा है वो किस तरीके से लिखी गई, और जैसे ही वे प्रधानमंत्री बने तो ये गुजरात के लिए भी बहुत ही एक प्राउड का मोमेंट है। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री 2014 में जब मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने तो 17 दिनों के अंदर ही गुजरात की जो नर्मदा परियोजना है, जो सरदार सरोवर डैम के जो दरवाजे लगने थे, वो 17 दिनों के अंदर ही लग गए, क्योंकि ये सपना जो है वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब से उनका था, तब से वे लगातार प्रयास कर रहे थे। जिस तरीके से आपने बोला कि गुजरात एक मॉडल तो बेशक है ही, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, टूरिज्म हो, जिस तरीके के डेवलपमेंट आज इंडिया जो है वो अन्य देशों के लिए एक उदाहरण जो साबित हो रहा है। और बेशक गुजरात जो है वो उसका एक मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने यहाँ पर चाहे वाइब्रेंट समिट हो, जब कच्छ के अंदर भूकंप आया था तो बिल्कुल हमने देखा कि गुजरात की क्या परिस्थिति हो गई थी, लेकिन कच्छ को उस भूकंप से लेकर आज टूरिज्म का एक हब बनाने तक का जो सफर है वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उस समय तय किया गया। आज गुजरात की जब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर का एक जो हब है, धोलेरा और सानंद के अंदर 6 प्लांट्स जो है वो सेमीकंडक्टर के लगे हैं, जो देश दुनिया के लिए काफी बड़ी बात है। आज हमारे इंडिया के अंदर ही इन सेमीकंडक्टर प्लांट्स की जो चिप्स हो या कोई अन्य उपकरण है उसकी मेकिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। विश्व की सबसे बेस्ट फिनटेक सिटी में से गिफ्ट सिटी जो है वो भी यहाँ पे गुजरात का एक मॉडल जो है उसकी एक दूरदर्शिता रही है। बेशक प्रधानमंत्री का ये सफर रहा है, इस सफर में जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने लोगों के लिए दी हैं और वो लोग जो इस योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वे सदैव ही प्रधानमंत्री के लिए उत्साहित रहते हैं। जब भी वे गुजरात आते हैं या भारत के किसी भी कोने में जाते हैं तो हमने देखा ही है कि लोगों का अपनापन जो है वो वहां उन्हें देखने के लिए मिलता है। सुमना, आप लोग मिस करते हैं बड़ा प्रधान को? जब वो गुजरात तो बीच बीच में आते रहते हैं, बहुत सारे रीजनल कॉन्फ्रेंसेज में भी जाते हैं, लेकिन आप लोग मिस करते हैं क्या पिछले 12 वर्षों में? जी बिल्कुल मिस करते ही हैं, क्योंकि गुजरात के लोगों के लिए प्रधानमंत्री तो वो है ही, लेकिन सबसे पहले उनके परिवार का वो हिस्सा है जो यहाँ वर्षों तक रहे हैं, वर्षों तक जिन्होंने यहाँ पे गुजरात को आगे ले जाने की बात कही है। बेशक वे जब भी यहाँ पर गुजरात में आते हैं उनकी परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए, तब जनता जब उनके बीच में जाती है तो एक अपनापन का जो एक भाव होता है, एक परिवार का जो भाव होता है वो देखने मिलता है। और मिस करते ही है, लेकिन समय समय पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो लोग उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से, उनके पास चलते हैं। सौरभ, भारत की सबसे लंबी नदी माँ गंगा है, 2500 किलोमीटर का सफर गंगोत्री से तय करके जाती हैं, और जब वो कोलकाता में पहुंचती हैं तो हुगली नदी बन जाती है, जहां पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष कार्यक्रम भी किया था, आपको याद होगा चुनाव से पहले। गंगा का गंगा सागर बन जाना कोलकाता में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, किस तरह से ये विकास की गंगा है, वो कैसे गंगा सागर में तब्दील होगी? आगे की रणनीति क्या दिख रही है आपको, जब 15 वर्षों के बाद, या कहें कि उससे भी ज्यादा वर्षों के बाद पहली बार बीजेपी वहां सत्ता में आई है? अजय जी देखिए, भाजपा सरकार जब बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, भाजपा जब बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, तभी बंगाल की जनता से ये वादा किया गया था कि अगर डबल इंजन का सरकार होगा तो बंगाल का विकास के साथ, क्योंकि पूर्वी भारत का अगर विकास नहीं होता तो पूरे भारत का विकास
आधा अधूरा रह जाता है, वो पूरा नहीं होता। तो इसी के चलते 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ के बाद जब भी रैली हुए या फिर कुछ और कार्यक्रम हुए, बंगाल के विकास के बारे में ही उन्होंने बात किया। और आखिरकार जब 2026 में आज बंगाल में सरकार गढ़ी है, तो शहरी बंगाल देख लीजिए फिर ग्रामीण बंगाल, दोनों तरफ से विकास की अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, 1 महीने से कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसी 1 महीने के अंदर ही विकास की अगर आप बात करें तो विकास के ट्रैक पर पहले ही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थे, जो वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे जो रुके हुए थे, उनको तुरंत करने के लिए जो जी सौरभ। स्पीड अप करने के लिए जो काम किया जाए वो किया जाए। लेकिन आप मानिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे मंत्री यहाँ पर आए, पूरे रेलवे बोर्ड को यहाँ पर लेकर आए और पूरे रेलवे बोर्ड यहाँ पर लेकर वहां पर वो बैठक हुआ। और ग्रामीण बंगाल की आप बात कर लीजिए, परसों ही केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग हुई और उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए 1700 करोड़ रुपया दिया गया है। ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना और यहाँ तक कि सौरभ मैं एक चीज आपको और ऐड कर देता हूँ। कल वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर हम लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जब सवाल उठाया गया पत्रकारों की ओर से कि शुभेंदु अधिकारी मिले, आपके बंगाल को लेकर के क्या प्लान है, छूटते ही वित्त मंत्री ने कहा बहुत सारे प्लान्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बैंक्स हैं वो लेकर के आने वाली हैं आपके बंगाल में, जितने भी जनधन खाते हो, मुद्रा योजना हो, क्रेडिट गारंटी योजना हो, एमएसएमईज के लिए हो या फिर आपके रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो, ये सब कुछ बंगाल में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। दूसरी बात उन्होंने कही, आरआरबीज को और सशक्त बनाने के लिए जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको और ज्यादा सशक्त बनाया जाएगा, और जो स्पेशल पैकेज जिनका उन्होंने जिक्र किया है जिससे कि जल्दी से जल्दी बुनियादी ढांचे को बेहतर कर पाएं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि बंगाली अस्मिता को भी सशक्तिकरण करने के लिए केंद्र में जिस तरह से वंदे मातरम को हमने देखा कि पूरे देश में अनिवार्य बना दिया गया, सभी स्कूलों में अनिवार्य बना दिया गया, इसके बाद में अभी जो काली पूजा और उसको लेकर के अभी जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना है उसको भी क्या आपको पुष्टि मिलते हुए दिखाई दे रही है अब? देखिए, बंगाल कल्चरल हब तो है ही, लेकिन बंगाल में दो चीजें, एक तो टूरिज्म, दूसरी बात है कि आध्यात्मिक जो यहाँ पर भी सभी चीज है, काली घाट है, दक्षिणेश्वर है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं इनका बड़ी तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है। दिल्ली में कंकाली तला है, ऐसे बहुत सारे पीठ है जिस पीठ को टूरिज्म के आधार पर लाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। गंगा सागर के मेले में हर साल बहुत सारे लोग देश से यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कुंभ के मेले के बाद गंगा सागर का मेला, अगर आप नहीं जाए, एक बार आप गंगा सागर नहीं गए तो आप कहीं नहीं गए। तो इसी के चलते तो आध्यात्मिक तरीके से और फिर टूरिज्म की तरीके से दोनों तरफ से, कि जो बंगाल ऐसा स्टेट है यहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेगा, सागर भी मिलेगा, आपको जंगल भी मिलेगा, आपको रार भूमि भी मिलेगा। तो बंगाल के लिए और पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो एक भारी उद्योग के साथ साथ जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो टूरिज्म की जो डेवलपमेंट है, विकास है, जो आध्यात्मिक जो विकास है, सभी विकास को जुड़ा जाता है। और छोटे छोटे जो उद्योगपति है, जैसे टेक्सटाइल हाउस, जो सोने के काम कारीगर है। सौरभ, हमें भी उम्मीद है कि जो बंगाल पहले जो आर्थिक उन्नति को प्राप्त था वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करे और देश के विकास में अपना योगदान दे। बहुत धन्यवाद, वक्त मेरे पास इतना ही है सौरभ। सुमन बोरा, आपका भी अहमदाबाद से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और सिंपल भुवनेश्वर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित और सेवारत प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आज एनडीए की भी बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार एनडीए सहयोगियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किए जाने की संभावना है। भारत मंडपम में होने वाली एनडीए की बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही एनडीए में शामिल पार्टियों के केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के साझा सपने को साकार करने के लिए बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करना, प्रधानमंत्री मोदी सरकार के विजन की समीक्षा पर भी ध्यान देना।
तो ये शाम को बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल न्यूज़@10 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।